अब हम लोग जेईई मेन के मॉडर्न फिजिक्स यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब हो गया जी कि मास को वैरी करता हुआ नहीं मानेंगे, मास को कांस्टेंट ही मानेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इफ कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर λ1 एंड λ2, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू देयर सेंटर ऑफ मास इज। ये बोलना क्या चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है ये नहीं दिया है, तो जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलेगा तो एक को एक्स की तरफ मान लोगे, दूसरे तरफ को वाई की तरफ मान लोगे, बताए थे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मान लिया जाए कि वेलोसिटी कितना है v1 है, और दूसरा है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितना है v2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो λ1 और λ2 है, तो इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा λ1 ये होगा h/p1, मतलब क्या हो जाएगा h बाई, और चूंकि वेलोसिटी मान ली है तो ये हो गया v1, और इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ λ2 दिया है, तो λ2 का वैल्यू हो जाएगा h/p2, ये बराबर हो जाएगा किसके h/mv2 के। ठीक है, अब कह रहा है कि इस दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक का डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग निकाल देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर क्या होगा ये लिखना है। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा h/ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और मोमेंटम ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो बताए थे ना कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो म्यू इंटू भी रिलेटिव के बराबर होता है। शॉर्ट फॉर्म में ये वाला याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा क्वेश्चन लंबा खींचा जाएगा। तो ये हो जाएगा h/म्यू, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो म्यू तो हो जाएगा m/2। ठीक है, और भी रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो इस दोनों का जो भी रिलेटिव होगा ये वाला हम क्लास में बताए थे जी कि कैसे आता है। ठीक है, तो म्यू हो गया m/2, चूंकि दोनों बराबर है तो m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 में m/2 हो जाएगा, और भी रिलेटिव क्या होगा, तो एक को रोक करके उल्टा लगा दो और रिजल्टेंट ले लो, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, √v1² प्लस v2², यही वाला है। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है कि लैम्डा में रिलेशन लाना है, तो एक आपका ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो इस तीनों लैम्डा में रिलेशन लाना है। रिलेशन लाने के लिए हम आपको बताए थे कि जो भी कांस्टेंट रहता है उसको गायब कर देते हैं, ये शॉर्टकट होता है। तो इस तीनों इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है, तो इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो रिलेशन लाने के लिए उसको गायब कर देंगे। और कौन है m, तो इसको भी गायब कर देंगे, इसको भी गायब कर देंगे, इसको भी गायब कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। क्लास में बताए हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, ताकि आसान से क्या हो जाए, रिलेशन आ जाए। तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दूसरा का भी निकालिएगा तो वही आएगा, क्योंकि मोमेंट 2 पार्टिकल जब मूव करता है तो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में म्यू भी रिलेटिव होता है। ठीक है, तो लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 तो ऊपर चल जाएगा बाई √v1²। तो क्या करिए कि यहाँ से v1 का डाटा पुट कर दीजिए, इसको इधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए, तो ये हो जाएगा 1/λ1² प्लस v2 का स्क्वायर, तो v2 को इधर करिए और इसको इधर करिए, तो 1/λ2 हो जाएगा, तो 1/λ2 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, या तो इसी फॉर्मेट में देगा या तो कुछ डील किया होगा। अच्छा, डील किए हुए, तो ये वाला कॉमन होकर के ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 2λ1 λ2 बाई √λ1² प्लस λ2²। ठीक है, तो 2λ1 λ2 बाई √λ1² प्लस λ2²। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, तो वही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे स्मार्ट मेथड है कि पहला वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है
अर्थ के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला का डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। फिर बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास के के रिस्पेक्ट में डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो h/p में p होगा वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम भी म्यू इंटू भी रिलेटिव होता है, तो म्यू हो गया m1 इंटू m2/m1 प्लस m2 से m/2, और भी रिलेटिव इस दोनों का देखोगे तो उल्टा कर करके रिजल्टेंट लोगे तो इतना चला आएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन लाना है तो जो भी तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट होगा उसको काट देना और क्या कर दोगे, डाटा निकाल के पुट कर दोगे तो चल आएगा। ठीक है, और ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, बाकी और भी तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हो जाएगा, देखो जी ये जनरल मेथड हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम PhD मेथड बोल देते हैं। ये जनरल मेथड है जो कि लंबा खींचेगा। इसमें आप क्या करिएगा कि पहला का वेलोसिटी आप माने हैं तो λ1 का वैल्यू h/mv1 ये तो आप लिखिएगा ही, दूसरा वाला का λ2 भी लिखिएगा कितना h/mv2 ऐसे करके लिखिएगा। अब जब आपको लिखना रहेगा कि लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या लैम्डा ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर से आप क्या करिएगा h/, मोमेंटम ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसमें अब आपका लंबा खींचा जाएगा, ये हो जाएगा h/, मास ऑफ m1 इनटू क्या वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और अब वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालिए, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि देखिए बढ़ते जा रहा है ना, m1 माइनस इसको पुट करिएगा तो ये हो जाएगा m1। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में कर दे रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 का वेलोसिटी किधर था, इस डायरेक्शन में था, तो इसको लिख देंगे v1 i कैप, और इसको क्या लिखेंगे m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 j कैप बाई m1 प्लस m2, तो इसको कर करके आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिएगा। ठीक है, फिर उसका क्या करिएगा मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर पुट करिएगा और फिर से इस तीनों में रिलेशन निकालिएगा, तब भी चल आएगा। वो वाहियात मेथड है, ये बुक में दिया हुआ इस ढंग से मेथड। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या है, तो यही वाला है। तो ये क्लास में हम डिस्कस किए हुए थे कि ये सब कैसे आता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम म्यू इंटू भी रिलेटिव होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी हाफ में भी रिलेटिव स्क्वायर होता है, सब कुछ बताए हुए हैं। सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सब कुछ डील किए हुए, अगर वहाँ पर क्लियर होगा तो बड़ा आसान लग रहा होगा। सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन चूँकि ये वाला हम लोग जानते हैं जो एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये आसान कर दिया। दबा बुक में इसी ढंग से देता है जो लंबा खींच देता है। ये खत्म नहीं हुआ है, इसको पुट करिएगा, डील करिएगा तो लंबा चल जाएगा। दिया हुआ है इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल विल बी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल दिया है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है किसके बराबर, h/p के बराबर। तो ये सेम है, ये वाला सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि p है जो कि क्या हो गया, सेम हो गया। तो मतलब प्रोटॉन का और अल्फा का मोमेंटम क्या हो गया, सेम हो गया। तो कहने का सेंस क्या है कि वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ये बराबर होगा मास ऑफ अल्फा, चूँकि मोमेंटम सेम हो गया इस कारण से मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो आपको रेशियो किसके बारे में कह रहा है, प्रोटॉन और अल्फा के बारे में, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसको इधर लाइएगा, तो मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा 4:1। तो 4:1 डी ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं, ये हो गया सेकेंड। दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बी एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड टू दैट इन द ग्राउंड स्टेट
लैम्डा जी दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो कैसे रिलेटेड होगा, तो हम लोग जानते हैं जी कि अगर ऑर्बिट में घूमता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लैम्डा बी बोला है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, तो ये 3 हो गया। और ग्राउंड स्टेट वाला तो ये वाला प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 के। ग्राउंड स्टेट लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है n के, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया 3 के और ग्राउंड वाला हो गया इसके, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा होगा इससे क्या कि ये वाला जो है इसके 3 टाइम्स है, तो लैम्डा बी जो होगा वो 3 टाइम्स लैम्डा जी है, ठीक है। तो लैम्डा बी जो है वो 3 टाइम्स लैम्डा जी है। तो ये वाला तो नहीं है, हाँ वो मैच कर गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, आप जानते हैं ये रिलेशन कहाँ से आया था, तो ये भी आप जानते हैं कि एक्चुअली में एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच बाई 2 पाई। ये करना नहीं है आपको, ये रिजल्ट याद रखना है इसको, ठीक है। मैंने हम बता रहे हैं कि कैसे क्लास में बताए थे कहाँ से आया था, तो यही वाला पी था तो इसको उधर फेंक दिए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको उधर फेंक दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इधर करिएगा तो 2 पाई आर बटा एन, आइए हो जाएगा एच है, आइए वाला पी चल जाएगा, देखिए ना एच बाई पी, तो ये लैम्डा हो गया था। अब आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, तो ये एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो कटेगा तो एन हो जाएगा, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया एन के। क्लास में हम बताए थे, ठीक है। तो ये अगर याद है तो ये तुरंत हो गया। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिट रेडिएशन टू कम टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन है जो कि वेरियस एक्साइटेड स्टेट से क्या होता है, इधर उधर होता है तो इमिट करता है रेडिएशन, फोटोन निकलता है, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेट लैम्डा एन लैम्डा जी बी दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी nth स्टेट एंड दी ग्राउंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। लैम्डा एन जो दिया हुआ है, लैम्डा एन, ठीक है, वो दिया हुआ है जब nth स्टेट में होगा इलेक्ट्रॉन तब उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, और लैम्डा जी है जो कि ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तब उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, ये दिए हुए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लेट लैम्डा एन, अच्छा ये वाला छोटा लैम्डा था वो बड़ा लैम्डा है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि लेट लैम्डा एन बी दी वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द nth स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ओके। फॉर लार्ज n, ए बी को क्या कह रहा है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो लार्ज n के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, जो इमिटेड फोटोन है उसका वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो ये बोल क्या रहा है कि यह ऐसा बोल रहा है कि ये n इक्वल टू 1 है जो कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और एक क्या है कि n बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर में होगा, ये nth स्टेट है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है कि लैम्डा n से इंडिकेट किया गया है, और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इंडिकेट किया है उसको लैम्डा जी से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से क्या होगा, फोटोन रेडिएट होगा और इसके वेवलेंथ को वो इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो इसको बोल रहा है लैम्डा एन के टर्म में लिखने के लिए, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोल रहा है, लैम्डा एन के टर्म में लिखने के लिए। तो जब भी जंप करेगा जी तो हम लोगों के पास तो फॉर्मूला होता है कि 1 बाई लैम्डा इमिटेड वाला तो यही वाला हो जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा ये बराबर हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर, मतलब जहाँ पर वो आएगा, ठीक है, माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, तो जहाँ से आ रहा है ये वाला हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो 1 बाई लैम्डा इमिटेड वाला
ठीक है, इमिटेड फोटोन का, वो बराबर होता है RZ² 1/N1² - 1/N2², ठीक है। और वो बोल दिया है कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1/λN, ये बराबर हो जाएगा R 1/N1² - 1/N2², ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा कि हम लोग पहले ही से जानते हैं कि लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चूंकि हमको क्या करना है कि ए बी कांस्टेंट ना दिया हुआ, देखिए ना, ए और बी कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई अननोन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको उसके टर्म में लिखना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी की तरफ चल जा सकते हैं। तो 1/λN ये बराबर हो जाएगा R × 1/, ठीक है। यहाँ पर इसमें जंप कर रहा है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल है n के, इसका मतलब क्या हो गया कि n² प्रोपोर्शनल हो जाएगा λ² के, ठीक है। तो N1², तो N1 तो यही ना है जहाँ जंप कर रहा है, तो इसमें λg है, तो N1² को हम लोग लिख सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली बराबर होगा, अब कहानी जो है वो प्रोपोर्शनल टाइप का चलने लगेगा। अगर जो N1 के, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं n² = कोई कांस्टेंट k लिख देते हैं, ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो N1² के जगह पर क्या हो जाएगा k, और N1 बोले तो 1, यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था λg थी, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1/N2²। तो जहाँ से जंप करता है तो इसका n² मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, k × यहाँ के लैम्डा वाला का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k λN का स्क्वायर, ये वाला कहानी हो जाएगा। तो आपको लाना क्या है, λN लाना है, ठीक है। तो λN लाना है तो ऐसा करेंगे कि सोल्व कर करके ऊपर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, λN, इसको ऐसे लिखते हैं λN, ये उल्टा होगा तो यहाँ पर डील करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये नीचे रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर λg का स्क्वायर λN का स्क्वायर बाई, समझ में आ रहा है ना, तो k ही होगा, k होगा यहाँ पे। तो ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो कहने का सेंस हो जाएगा λN का स्क्वायर माइनस λg का स्क्वायर, ये कहानी होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि R है, तो यहाँ पर नीचे में एक R है, ठीक है। तो यही वाला हो गया, माने ओवरऑल क्या है कि λN जो इमिटेड फोटोन का वेवलेंथ है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आपको क्या किया है कि ऑप्शन में देखिएगा तो λg को वो क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, माने λg को समेट करके कांस्टेंट में ही रख दिया है। तो λg को गायब करना है पहला चीज़, और दूसरा एक चीज़ और यूज हम लोग को करना है कि n का वैल्यू क्या है, लार्ज है। तो अगर n ज़्यादा है जी तो फिक्स है कि लैम्डा भी ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि चूँकि ये वाला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा कि λN बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किससे, λg से। इसका 1 है और इसका n है, जो बहुत ज़्यादा है n, तो n जब ज़्यादा रहेगा तो उसका लैम्डा भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो एक इसका यूज करना बाकी रह गया क्योंकि क्वेश्चन में वो कंडीशन दिए हुए है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके टर्म में या इस टर्म में ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही नेगलेक्ट होगा तो ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा किसके बराबर, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है ये। एक तो ये चल जाएगा कि ये चूँकि बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हटा दो, जैसे ही हटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा किसके बराबर, k λg का स्क्वायर बाई
आर। तो एक तो इस टर्म में भी आ सकता है, लेकिन क्या लैम्डा एन केवल लैम्डा जी के टर्म में दिया हुआ है, तो लैम्डा जी के टर्म में तो नहीं दिया हुआ है, लैम्डा एन के टर्म में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, किसके टर्म में दिया हुआ है, लैम्डा एन के टर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं। तो आपको हम क्लास में ही बताए हैं कि कभी भी अप्रोक्सीमेशन लीजिए और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लेने पर जीरो आ जाए या कोई ऐसा टर्म आ जाए जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब इस वर्ज पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब एकमात्र बचता है कि बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए। या क्लास में हम आपको कर चुके हैं चर्चा, ठीक है। तो बाइनोमियली एक्सपेंड करिए, तो लैम्डा एन ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे कि इसको बाहर निकाल देंगे। जैसे लैम्डा एन स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा के लैम्डा जी का स्क्वायर बाई आर। ये लैम्डा एन का स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो के लैम्डा जी का स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस लैम्डा जी का स्क्वायर बाई लैम्डा एन का स्क्वायर। और जब ये ऊपर में जाएगा तो बाइनोमियल से हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा जी का स्क्वायर बाई लैम्डा एन का स्क्वायर। तो इसको दो टर्म में लिखने का वो प्रयास कर रहा है, तो इसको दो टर्म में लिखिए, तो के लैम्डा जी का स्क्वायर बाई आर प्लस के लैम्डा जी टू द पावर 4 बाई आर लैम्डा एन का स्क्वायर। तो लैम्डा जी को वो क्या किया है कि टर्म दिखाया नहीं, मैंने उसको समेट दिया है, तो उसको समेट दीजिएगा। तो अगर ये वाला कांस्टेंट टाइप का हो गया क्योंकि वो दिखाया नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ओवरऑल कांस्टेंट हो गया, तो इसी को ही शायद ए लिख दिया है, ठीक है। प्लस तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बाई लैम्डा एन का स्क्वायर, इसी को कांस्टेंट के टर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए मैच कर गया, तो यही वाला हो जाएगा। तो कुछ था नहीं, और भी ढंग से किया जा सकता है। ये तो हम एक जनरल बताएं कि जब भी जंप करेगा तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और चूंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ में ले जाना है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है एन के, ये आपको याद रहता है। तो एन के जगह पर डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम लोग फेंक दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए, फिर अप्रोक्सीमेशन लेने वाला था तो अप्रोक्सीमेशन लिए तो लैम्डा एन वाला टर्म ही गायब हो गया। इसका मतलब इस वर्ज पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, थोड़ा सा कम अप्रोक्सीमेशन लेना है। तो एक ही चीज़ बचता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए आपको 1 प्लस माइनस एक बहुत छोटा टर्म रहना चाहिए इस ढंग से। तो इसको इधर खींच लिए, उसके बाद कर दिए, तो ये वाला चला है, ठीक है। ये एक तरीका बताएं जो एक यूनिक टाइप का आपको लगेगा, मतलब बुक वगैरह में ये वाला मेथड दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। और सिंपल और भी बहुत सारा मेथड है। सिंपल में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तरीका बहुत सारा है। एक तो बिना पेन भी इसको चलाए बनाया जा सकता है। देखिए कैसे चलाए, बिना पेन चलाए बनाया जा सकता है, इसको समझिएगा कि अगर जो आप क्या करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि एक और जो सिंपल मेथड होता है उससे बता देते हैं, फिर विदाउट पेन टच किए हुए भी ऑप्शन को छांट लिया जा सकता था वो भी बताएंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जी कि यहाँ से यहाँ पर जंप किया है तो फोटोन निकला है, तो इस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो इस दोनों के टोटल एनर्जी के गैप के बराबर होगा। तो ऐसा भी कर दे सकते हैं आप कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है, तो इसका मतलब इस जगह पर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा एच बाई पी होता है तो पी एच बाई लैम्डा हो जाएगा। तो इसका मतलब मोमेंटम इतना होगा, इसका मतलब इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है,
वो बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m के, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई लैम्डा एन स्क्वायर बाई इंटू 2m। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम, ये वाला हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि इस जगह पर टोटल एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, केवल साइन उल्टा होता है। तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा एन का स्क्वायर। ऐसे बिना यहाँ से भी आप लोग प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही केवल लिख दिए। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल दिए, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी निकाल देंगे। दोनों के बीच में जो गैप होगा वो फोटोन लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर भी आप टोटल एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो उसी ढंग से निकलेगा। तो मोमेंटम हो जाएगा किसके बराबर, फर्स्ट में, ग्राउंड वाला में। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा h बाई लैम्डा जी के। तो काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m, तो इसका स्क्वायर बाई 2m, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा जी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इतना एनर्जी है टोटल, यहाँ पे इतना एनर्जी है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा एनर्जी होता है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो जो एनर्जी का गैप होगा वो फोटोन लेकर के जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि माइनस एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा एन स्क्वायर माइनस इसका एनर्जी में से इसका एनर्जी को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा जे का स्क्वायर। हालांकि क्लास में ही बताए हैं कि अगर गैप लेना रहे तो साइन को हटा दीजिएगा, और फिजिकली सोच करके भी गैप ले सकते थे, लेकिन हम कर दिए। तो इसके एनर्जी में से इसके एनर्जी को घटा दिए। तो ये जो एनर्जी का गैप होगा वो कौन लेकर के गया, फोटोन गया लेकर के। इसका मतलब वो एच सी बाई लैम्डा के बराबर है, या लैम्डा को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखिए ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। तो आपको लैम्डा एन लाना है। ठीक है, तो लैम्डा एन लाना है। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो h बाई 2m तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। तो h बाई 2m डायरेक्ट बाहर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई लैम्डा जी का स्क्वायर माइनस 1 बाई लैम्डा एन का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, c बाई लैम्डा एन के। और हम लोगों को क्या करना है कि लैम्डा एन लाना है। तो लैम्डा एन लाना है, तो इसको सोल्व करके उलट दीजिए। तो ये उल्टा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2m बाई h। और ये उल्टा होगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा जी का स्क्वायर लैम्डा एन का स्क्वायर और लैम्डा एन का स्क्वायर माइनस लैम्डा जी का स्क्वायर। ये बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना बाई सी। तो आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सी तो मान लिया जाएगा इधर चल आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिएगा, फिर से हम लोग को ये यूज करना है कि n बहुत बड़ा है, और अगर जो n बहुत बड़ा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझना, इसके रिस्पेक्ट में इसका n बहुत ज़्यादा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब लैम्डा n बहुत ज़्यादा है। और अगर लैम्डा n बहुत ज़्यादा है तो पहले इसको नेगलेक्ट करिएगा, और जैसे नेगलेक्ट करिएगा तो कट कर कर करके इसमें लैम्डा n का टर्म रहेगा ही नहीं। और जबकि इसमें क्या हुआ है कि लैम्डा n का टर्म को आपको रखना है। ठीक है, तो आप करिए, क्या हो जाएगा। तो हर हालत में आपको इसको कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो लैम्डा n से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उतना तक अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, थोड़ा कम लेना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो इसको कर दीजिए इधर बाई h। ठीक है, और लैम्डा जी स्क्वायर लैम्डा एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा कि लैम्डा एन स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो 1 माइनस लैम्डा जी स्क्वायर बाई लैम्डा एन स्क्वायर, ये बराबर हो गया ऐसा। तो ये कैंसिल हो गया, और ये वाला ऊपर जाएगा, तो जब खुलेगा तो हो जाएगा कितना, देखिए तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा ये वाला,
और खुलेगा तो हो जाएगा 2mc लैम्डा जी का स्क्वायर बाई एच, एक टर्म तो यही रह जाएगा, फिर ये यहाँ प्लस में बन चुका होगा तो प्लस, और हो जाएगा 2mc एच और लैम्डा जी स्क्वायर तो ये हो गया लैम्डा जी पर पावर 4 बाई लैम्डा एन का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब वो वाला क्या हो गया, लैम्डा एन के टर्म में, तो इसमें तो लैम्डा एन नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये भी अगर कांस्टेंट होगा तो a प्लस ये वाला b बाई लैम्डा एन का स्क्वायर, तो a प्लस b बाई लैम्डा एन का स्क्वायर, इधर से भी यही आता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। और बिना पेन टच किए हुए अगर इस सवाल को बनाना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, मतलब ऐसे समझना कि इसके बारे में बोल रहे हैं, मैंने यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो n अगर बढ़ेगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो फिक्स है, इसको अगर तुम बढ़ाओगे तो जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा से अगर जंप करेगा तो ये वाला ज़्यादा होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर n ज़्यादा होगा तो समझ में आया क्या बोले, ये यहाँ फिक्स है, अब इससे जंप किया, अब n और ज़्यादा अगर होता तो वहाँ से जंप करता, n और ज़्यादा होता तो वहाँ जंप करता, तो n जितना ज़्यादा होगा ये गैपिंग उतना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो गया कि इस फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब क्या हो गया कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो n जब ज़्यादा होगा इसका मतलब इमिटेड फोटोन का जो वेवलेंथ है वो कम होगा। ये आपको फिजिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम n को अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ से जो गिरेगा तो जंपिंग जो होगा तो इमिटेड फोटोन का जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। और n ज़्यादा होने का मतलब ही हो गया, ये वाला ना ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि लैम्डा n भी क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो इमिटेड फोटोन का वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि जो n का होगा वही इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ के भी साथ होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है। तो n ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। तो ये आपको क्या बता दिया कि अगर n का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा और इमिटेड फोटोन जो निकलेगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, माने वेवलेंथ कम होगा। तो ये क्या बता रहा है कि लैम्डा n अगर ज़्यादा होगा तो इमिटेड फोटोन का वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर इसको ज़्यादा करिएगा तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ये वाला मैच कर गया कि लैम्डा n अगर ज़्यादा होगा तो ये लैम्डा n कम होगा। तो ये बताया ना लैम्डा n ज़्यादा होगा तो लैम्डा n कम होगा, तो ये मैच कर रहा है। इसमें देखिएगा तो बोल रहा है लैम्डा n ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो गया, मैच नहीं किया। ये बता रहा है कि लैम्डा n ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये भी गलत हो गया। और ये क्या बता रहा है कि लैम्डा n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऐसे भी पता चल गया कि ये हो गया। तो बिना कुछ किए हुए भी फिजिकली सोच करके भी इसको देख लिया जा सकता था, डायरेक्ट आंसर मार देता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन क्या हो जाता है, छट जाता है। दिमाग कैसे क्लिक करेगा कि ऑप्शन छट जाएगा, तो दिमाग इसलिए क्लिक करेगा क्योंकि यहाँ डाटा नहीं दिया है। तो जब भी ऑप्शन में डाटा नहीं देता है तो एक बार ऑप्शन को छांटने के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो देखो इतना किए, एक मेथड और हम आपको बताएं, ठीक है। तो इन सब में टाइम लगा, जबकि बिना पेन टच किए हुए भी इसको मन में सोच के बनाया जा सकता था, ठीक है। ओके, दिया हुआ है इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज न्यू एल देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पी फंड सीरीज इज। तो सीरीज लिमिट का बात कर रहा है। तो पहला वाला कौन सा है सीरीज लिमिट, लाइमन वाला, ठीक है। तो लाइमन माने इसमें क्या होगा, सीरीज लिमिट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1 में होगा, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बात कर रहा है, पी फंड। तो क्या होता है, लाइमन बाल्मर पास्चन पी फंड, इसका मतलब n इक्वल टू 4 के बारे में बात कर रहा है। तो पी फंड के लिए बात कर रहा है लिमिट वाला, तो n इक्वल टू 4 में हो जाएगा।
तो लाइमन के लिए देखिएगा तो इंडिकेट किससे किया है, फ्रीक्वेंसी को किससे किया है, न्यू एल से। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/λ ये बराबर हो जाएगा किसके, RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², ये हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करेंगे कि C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी C से मल्टीप्लाई करोगे तो C/λ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो न्यू एल वाला हो जाएगा RC। C यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, तो C/λ न्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 हो गया। और उसी ढंग से आप किसके लिए करिएगा, ये तो हो गया लाइमन के लिए, और पी फंड के लिए आप करिएगा तो न्यू, और पी फंड को इंडिकेट किससे किया है, अच्छा पी फंड वाला आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो पी फंड वाला को पी से कर दे रहे हैं, तो वैसे सी से करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कितना, RC/Z², और यहाँ पर हो जाएगा दिस माइनस इतना, इसी का रेशियो ले लीजिएगा आप, तो न्यू एल बाई न्यू पी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा 1/16, तो यहाँ से आ गया 16। तो आपको पूछ रहा है किसके बारे में, पी फंड का फ्रीक्वेंसी, तो इसको इधर फेंकिएगा, इसको इधर फेंकिएगा, तो ये हो जाएगा न्यू एल बाई 16, कुछ था ही नहीं इसमें, तो न्यू एल बाई 16 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट इफ ए न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन विथ ड्यूटेरियम एट रेस्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज PD। ये टोटल एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहा है, फ्रैक्शनल एनर्जी किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी जो बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी इलास्टिक कोलिजन तो टोटल तो लॉस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी एक्सचेंज होगा। फिर कह रहा है कि वाइल फॉर इट्स सिमिलर कोलिजन विथ कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट fractional loss of energy is PC. The value of PD and PC are respectively। तो देखिए यहाँ पर से ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये इधर चल रहा था और टकराया है किससे, तो ड्यूटेरियम से, तो इसका वाला मास है जो कि कितना होगा, 1 AMU होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं, 1 AMU के बराबर होगा ना। तो ये टकराया है किससे, ड्यूटेरियम से, जिसका मास कितना होगा, 2U के बराबर होगा। तो इसका वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं कि v है, और टकराने के बाद वेलोसिटी इसका निकाल देते हैं, तो v डैश कितना हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू दिस प्लस यहाँ पर समथिंग इंटू इसका वेलोसिटी होगा, तो 0 होगा क्योंकि ये रेस्ट में था, तो टकराने के बाद इतना वेलोसिटी है इसका। देखिए यहाँ पर कर करके, तो ये हो गया -u, और यहाँ पर हो गया तो -v/3 हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल लॉस निकालिए, फ्रैक्शनल परसेंटेज लिख दिए, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ, ऐसे यहाँ से भी आप देख सकते थे लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, ये किसके बराबर होगा, तो फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ मास हो जाएगा u इंटू v², तो ये हो जाएगा v²/9, इनिशियल हो जाएगा हाफ m v², इनिशियल हो जाएगा हाफ m, u को इंडिकेट किए हैं AMU टाइप का, ठीक है, इंटू v², इसको देख लीजिए आप। तो ऐसा करिए ना कि यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा -8/9, तो माइनस तो बता रहा है लॉस वाला, मतलब 8/9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0.0
9 8 72 8 0 9 8 72 8 8 8 जैसे रहेगा तो ये इतना हो जाएगा। तो लॉस हो गया प्लस में, ये तो माइनस बता रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो 0.89 हो गया। आप यहाँ से देख सकते थे कि वेलोसिटी 1/3 बचा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 बचा होगा, तो इसका मतलब 8/9 टाइम्स जो होगा वो लॉस हो गया। आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। चलिए उसका दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि ये न्यूट्रॉन ही है जो कि चल रहा है, ठीक है, और टकराया है किससे, तो कार्बन एटम से टकराया है। तो कार्बन वाला का मास कितना हो जाएगा, 12U के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इसका मास जो है न्यूट्रॉन का वो U के बराबर होगा। तो अब इसका टकराने के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा जी, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू इसका जो वेलोसिटी है प्लस समथिंग इंटू इसका वेलोसिटी। तो ये तो रेस्ट में था तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, -11/13U। डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी है जो कि इतना हो गया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 to 1 बाई इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लॉस वाला पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस, चलो ना 1 माइनस इतना वाला पार्ट हो जाएगा। समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं। तो इसको इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 84/169। तो काइनेटिक एनर्जी इतना टाइम से बचेगा, इसका मतलब यही वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप कर करके ये कितना हो जाएगा, करिए ना, अप्रोक्स कर लीजिए। इसको ऐसा करते हैं ना कि इसको बना देते हैं 170, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको 49 करते ही अप्रोक्स का कर रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप, इसको रहने दीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 17 51। तो 51 से अगर यहाँ 51 रहता 3 होता तो उससे जस्ट कम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3, तो 0.3 से जस्ट कम, 0.3 से जस्ट कम कौन सा डाटा दिया हुआ है ऑप्शन में, 0.28 दिया हुआ, तो इसका मतलब 0.28 वाला ही पार्ट होगा। तो देख लीजिए पहला वाला पार्ट में 0.89 लॉस हुआ और दूसरा बार में इतना लॉस हुआ। तो 0.89 और 0.28 पहला ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। इसको आप फिजिकली भी सोच सकते थे जी। एक रिजल्ट हम आपको याद करवाए थे उससे कि कभी भी कोलिजन होगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ना, वो डिपेंड करता है, मैंने ऐसा आप समझिए कि इसका मास m1 है और इसको आप थ्रो कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर कोई है, सपोजेट करिए कि ये रेस्ट में है और इसका मास m2 है। तो आपको बताए थे इलास्टिक कोलिजन में कि अगर m1 m2 के बराबर है तब 100% ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जैसे जैसे इसका मास ज़्यादा होता जाएगा ट्रांसफ़र कम होता जाएगा। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते थे कि दोनों केस में तो न्यूट्रॉन ही है, ठीक है, दोनों केस में कौन है, न्यूट्रॉन है। तो इसका मास 2U था, इसका मास कितना था, 12U था। तो क्या हो गया कि ये दोनों ज़्यादा क्लोज है मास के व्यू से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो गैपिंग ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो एनर्जी होगा वो कम ट्रांसफ़र होगा, मतलब लॉस जो इसका होगा वो कम होगा, ठीक है। तो पहला केस में ज़्यादा होगा, दूसरा केस में कम होगा। तो ये क्या कर रहा है कि पहला केस में ज़्यादा, दूसरा केस में कम हो सकता है। पहला ही केस में कम, दूसरा केस में ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये वाला क्या है कि 0-0, जबकि होता है, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी, ठीक है। और ये वाला क्या है कि पहला वाला में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो भी गलत हो गया। तो ओवरऑल ये सही हो जाएगा। तो बिना बनाए हुए भी आप ऑप्शन छाट ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम आपको प्रॉपर्टी बताए थे कि इस दोनों के मास में जितना क्या होगा, क्लोजनेस होगा, ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। अगर एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा तो 100% ट्रांसफ़र होगा। कोलिजन के बारे में हम बताए हुए थे, इलास्टिक माने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, दिया हुआ है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्टिव कोबाल्ट, ठीक है।
हैविंग एक्टिविटी ऑफ 0.8 माइक्रो क्यूरी एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इंजेक्टेड इन एन एनिमल्स बॉडी। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर दिया, एनिमल बॉडी में क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। फिर बोल रहा है कि इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब of blood is drawn from the animal's body after 10 hours of injection. The activity was found 300 decays per minute. Okay, what is the volume of blood that is flowing in the body? और 1 क्यूरी दिया हुआ है इतना डीके पर सेकेंड, तो ये चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं कि इतना होता है, नहीं भी देता तो हम लोग जानते। और बोल रहा है एट t इक्वल टू 10 आवर्स पर ई पर पावर माइनस लैम्डा टी का वैल्यू इतना है, तो वो तो मैथ में यूज होगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, आपको क्लास में हम ये बताए थे कि कभी भी कोई चीज़ को अगर बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो कुछ देर में क्या होता है कि वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, मतलब ब्लड के थ्रू क्या होता है कि वो पूरे ब्लड में मिल जाएगा। आप इंसर्ट यहाँ पर करिएगा ब्लड वेसल में, लेकिन क्या होगा कि वो पूरे फैल कर करके पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो क्या किया है कि कोबाल्ट जिसका एक्टिविटी इतना था उसको इंसर्ट किया तो 10 घंटा में तो पूरा फैल गया होगा। अब जो है जो कि वो ब्लड निकालेगा कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट पूरे में फैल गया होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालिएगा तो जितना डाले थे उतना नहीं निकलेगा जी, वो पूरे वॉल्यूम का 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना फ्रैक्शन है उतना ही फ्रैक्शन कोबाल्ट भी निकलेगा। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, तो आप मान लीजिए लेट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही ना पूछ रहा है, हाँ, तो लेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज, चूंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है तो जान करके हम सेंटीमीटर क्यूब ही मान ले रहे। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम हम लोग क्या मान लिए, ब्लड का कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक्टिविटी इतना डीके पर मिनट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो आप समझ रहे होंगे कि आफ्टर 10 आवर टोटल एक्टिविटी ऑफ ब्लड ये किसके बराबर होगा, तो 300 डीके पर मिनट। तो पर मिनट तो 60 डिवाइड कर देते, इतना डीके पर सेकेंड, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है जी, और टोटल ब्लड कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 5V। इसका मतलब 10 आवर के बाद टोटल एक्टिविटी जो है वो इतना है। ठीक है, और 10 आवर पहले, ठीक है, 10 आवर पहले जो एक्टिविटी था वो कितना था, 0.8 माइक्रो क्यूरी उतना था। ठीक है, तो हम लोग लगा लेंगे 10 आवर के बाद कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ कितना है, इतना 5V, और ये हो गया, अरे पढ़ते हैं ना हम लोग एक्टिविटी फाइनल, ये होता है एक्टिविटी इनिशियल ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, वही यूज कर रहे हैं कि फाइनल एक्टिविटी टोटल इतना है और इनिशियल एक्टिविटी कितना था 0.8 माइक्रो क्यूरी। तो क्यूरी का डाटा दिया हुआ है कितना 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड, ये भी डीके पर सेकेंड है जी, ये वाला किस क्या हो गया 5V डीके पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला देखो ना था कितना डीके पर मिनट, तो इसको डिवाइड कर देते 60 से, ये डीके पर सेकेंड हो गया था। ठीक है, तो फाइनल एक्टिविटी किसके बराबर होगा इनिशियल एक्टिविटी, तो इनिशियल एक्टिविटी तो इतना है इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा, और टी का वैल्यू 10 आवर, यहाँ पर 10 आवर है। इसका डाटा वो दिए हुए ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डाटा दिया हुआ है, जब टी 10 आवर होगा तो किसके बराबर है 0.84, तो वहाँ पर 0.84 पुट कर देंगे, तो भी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो ये वाला इससे कटेगा तो 0.16 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिएगा 0.16 इंटू 3.7 इंटू 10⁴ इंटू 0.84, यही वाला हो जाएगा उसका वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और आपको लाना है किस में, लीटर में, तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको आप चलो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा आपको। तो इस दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 84 और 16 के 2, 48 2 50, 84, तो 4 4 13, ठीक है। और 2 1 3 1 4, तो 0.1344 इंटू 3.7, तो ये तो हो गया इंटू 10⁴। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको बनाबो किस में, डेसीमीटर क्यूब में, तो ये वाला हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर का जब पर लिखोगे 10⁻⁻1 डेसीमीटर, तो क्यूब होगा तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर क्यूब ही किसके, डेसीमीटर क्यूब ही होता है जो क्या होता है, लीटर होता है। तो ये इतना हो गया, इसको डील कर लीजिएगा। तो ये वाला कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया, तो यहाँ से ऐसा हो गया, तो 3.7 इंटू दिस कर लीजिएगा। तो 3.7, ये वाला 1.344 ना है, तो 1.34 करते हैं, इतना ही रहने दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 28 2 हो गया, 21 2 23 9, और ये हो गया 8 5 9 4, ठीक है। तो यहाँ 4 था, 1.344, तो हम लोग इतना पर किए तो इतना है, तो इससे जस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर दे रहे हैं अप्रोक्स, डेसिमल यहाँ होगा, तो 4.958 इतना लीटर। तो इसमें कैलकुलेशन था, कंसेप्ट कुछ था नहीं, तो 5 लीटर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं जी, बस केवल कैलकुलेशन करना था, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है। दिया हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज 2.2 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। ओके, the total energy required to ionize the helium atom completely is। पहले तो ये समझो कि पहला स्टेटमेंट क्या है, तो बोल रहा है कि कोई हीलियम एटम है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम एटम तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम एटम, ठीक है। और एक सिंगली आयोनाइज्ड लीजिए, तो सिंगली आयोनाइज्ड लीजिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस स्टेटमेंट को समझिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में 2.2 टाइम्स लगेगा हीलियम एटम से निकालने। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर जो इसको निकालने में एनर्जी ई लग रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी E/2.2 लगेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे निकालने में अगर एनर्जी E लग रहा है, तो इससे निकालने में E/2.2 हो जाता, ठीक है। तो जैसे करिए, इसको मानिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, और अगर इसको E1 मानिएगा तो इसको 2.2 E1 लिखते, ठीक है। आप समझ जाओगे। इसको फिजिकली भी कोई सोच सकता है जी कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, चार्ज नहीं था, अब क्या है कि चार्ज हो चुका है, उसके बाद निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है कि निकालने में मुश्किल लगेगा। ये सब हम लोग मतलब केमिस्ट्री का में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। तो बोल रहा है कि इससे निकालने में इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसका 2.2 टाइम्स इसमें लगेगा। इसका मतलब अगर इसमें ई लगेगा तो इसमें कितना लगेगा, तो 2.2 टाइम्स कम लगेगा। या तो हम बोले इससे ये 2.2 टाइम्स ज़्यादा है, या ये बोले इससे ये वाला 2.2 टाइम्स कम है। जो बोलिए, हम इसको क्यों पकड़े, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए हम इसी को ई मान लिए कि ये आप एग्जैक्ट जानते हैं, तो इसके हेल्प से ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कौन है जी, हीलियम आयन है, ठीक है। तो ई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, तो हाइड्रोजन के लिए होता है कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिएगा Z² से, तो यहाँ पे कितना हो गया। चलिए इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो बोल आपको कह रहा है कि हीलियम एटम से टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसको तो देखो ई टोटल कितना होगा, तो इसको निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, तो ई का वैल्यू तो मालूम हो गया, तो उतना बटा 2.2, तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4/2.2। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी लगेगा। और जब ये निकल जाएगा तो ये भी एक सिंगली आयोनाइज्ड एटम हो जाएगा। अरे इसको तुम निकाल दो तो ये सिंगली आयोनाइज्ड ना हो गया जी, तो इसको निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, तो इसको निकाल देने के बाद ये दोनों एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। तो इसको निकालने में इतना एनर्जी लगा, तो इसको निकालने में, तो जब ये हट जाएगा तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब इसको निकालने में इतना एनर्जी लग रहा होगा। तो ये आप समझ रहे होंगे 13.6 EV इंटू 4, इसी को आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ भी करिए ना, इसी को कॉमन कर लीजिए। तो कितना हो गया 24, 2.2 से कैंसिल हो जाएगा, चलो रहने दो ना। तो ये हो गया 24, 2 बच गया, 12 2 14, 4 1 5, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, तो ये कॉमन हो गया, और ये इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2 बाई 2.2, ठीक है। इसी को डील कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 से 2 बार में अप्रोक्स, 11 से 3 बार में अप्रोक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और ये 2 से हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 81.6 अप्रोक्स एक बताया गया, तो 79 वाला हो गया, ठीक है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो 33 रहता तब इतना आता, तो ये 33 थोड़ा सा कम है, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इससे जस्ट कम जो होगा तो ये वाला होगा। दिया हुआ है म्यूऑन इज ए निगेटिवली चार्ज, ठीक है, और चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर है। ओके, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि चार्ज जो म्यूऑन का है वो ई के ही बराबर है, निगेटिवली भी है, माने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज है म्यूऑन पर भी। तो बोल रहा है कि म्यूऑन इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ ए मास इक्वल टू 200 टाइम्स ME। जैसे ही जी इलेक्ट्रॉन के मास को बदलेगा, तो आपको जो टाइप कराएं वो ध्यान आ जाना चाहिए कि मास अगर जो है वो n टाइम्स अगर हो गया, ठीक है, तो एनर्जी भी है जो कि n टाइम्स हो जाता है, और रेडियस है जो कि 1/n टाइम्स हो जाता है। वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये कब तक होगा, जब तक कि n टाइम्स जो किए हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो फिर रिड्यूस्ड मास के हेल्प से करते हैं, ये सब कुछ क्लास में हम बता चुके हैं। तो 200 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, माने 1840 से के रिस्पेक्ट में 200 बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर ME इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो होना ही था, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इफ म्यू माइनस मतलब म्यूऑन इज बाउंड टू ए प्रोटॉन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन लाइक एटम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। याद है हम आपको क्लास में बताए थे कि
अगर जो एटम का चर्चा करेगा और इसका सब कुछ सेम है, केवल मास बदल जाए, तो इसका मास कितना हो गया है 200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि माने इसका जो एनर्जी ऑफ म्यूऑन होगा वो कितना होगा 200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आपको बताए हैं रेडियस ऑफ म्यूऑन होगा, क्या पूछा वो बाद में देखेंगे, पहले आप इसको समझिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ म्यूऑन कितना होगा या स्पीड कितना होगा, तो ये वाला इक्वल टू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है जो मास से, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा है रेडियस ऑफ द म्यूओनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात सच है। ठीक है, तो ए है जो कि क्या हो गया, सही हो गया। चलो बी, सी और डी देखते हैं कौन कौन सही, मैंने कौन गलत कौन सही है। द स्पीड ऑफ द म्यूऑन इन द nth ऑर्बिट इज 1/200 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो स्पीड तो नहीं बदलता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ म्यूओनिक एटम इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ये सही है, एनर्जी 200 टाइम्स हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी 200 टाइम्स होगा, निकालने में उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो ये सही है। फिर बोला द मोमेंटम ऑफ द म्यूऑन इन द nth ऑर्बिट इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम के बारे में बात किया है, तो m इंटू भी, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और m है जो कि 200 टाइम्स हुआ थी, 200 टाइम्स होगा, तो बोल रहा है 200 टाइम्स है, तो ये भी सही है। तो a भी सही है, c सही है और d सही है। तो a c d पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, c ये वाला हो गया। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो ए सी डी सही हो गया। ठीक है, हालांकि देखो चूंकि ऑप्शन में 200 किया है इसलिए हम लोग उसको देखे थे, अदरवाइज अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना रहेगा तो इसका मास 200 टाइम्स ना किया है, तो हम लोग क्या करते कि इसका अप्रॉक्स 1840 के आसपास इसको देखते, तो पहले रिड्यूस्ड मास निकालते, तो रिड्यूस्ड मास कितना हो जाता, ये सब क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं जी, कि रिड्यूस्ड मास हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, तो इतना हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे है, ऐसा करें ना, अप्रॉक्स 200 लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको 200 दीजिएगा तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा 200 रहता तो 184 होता, ये 200 से जस्ट ज़्यादा है तो ये 184 से जस्ट कम होगा, तो इसको अप्रोक्स 180 के आसपास हम लोग कर दे रहे हैं। तो देखो रियलिटी में अगर इसमें पूछा जाएगा तो एनर्जी 200 टाइम्स नहीं होगा, 180 टाइम्स होगा। रेडियस है जो कि 1/200 टाइम्स नहीं होगा, 1/180 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हम सब क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन चूंकि पूरा में 200 ही सेट किया हुआ है तो आपको हम क्लास में ही कहे थे कि पहले तुम इसी ढंग से सोच लेना, अगर ऑप्शन उस टाइप में दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये देखो, मान लो कि ऐसा रहता कि म्यूऑन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मतलब नहीं होता है कि 1000 टाइम्स है, तो ये 1000 होता, तो एनर्जी 1000 नहीं होता, पहले हम लोग रिड्यूस्ड मास निकालते, तो रिड्यूस्ड मास जितना आएगा इसका मतलब क्या हो गया कि समझ में आ रहा है ना रिड्यूस्ड मास के बारे में। अरे ये वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम समझ रहे होगे, हम ये टाइम्स के बारे में हम चर्चा किए थे, तो 180 टाइम्स हो गया। तो रिड्यूस्ड मास कितना टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के, वो वाला मेन खेल खेलता है। तो यहाँ पर 180 वाला अगर देता तो वो ज़्यादा सही होता, ठीक है, लेकिन चूंकि 200 पर ही कर दिया है तो ऊपर ऊपर ही खेल गया तो चल आया। लेकिन अगर ऐसा रहता कि इसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन था, जिसमें एक में 180 वाला देता कि रेडियस क्या हो गया है कि 180 टाइम्स कम गया, आ रहता रेडियस 200 टाइम्स कम गया, तो अगर 180 का खेल खेलता तो इसमें 180 वाला सही होता, 200 वाला सही नहीं होता। लेकिन चूंकि 180 वाला नहीं दिया है, वो तो ऑप्शन देखिएगा हम समझ गए थे, रीज़न क्या था कि 200 टाइम्स बोला, सब में 200 टाइम्स से जो कि लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, मतलब
अप्रोक्सीमेशन के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि अगर वो दोनों ऑप्शन देगा, इस टाइप का भी देगा और 200 टाइम्स वाला देगा, तो ये वाला खेल खेलेगा। सब कुछ हम क्लास में कर चुके हैं, यहाँ पर तो खाली हम एक बार आपको याद दिला रहे थे। ठीक है, दिया हुआ है एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई विच मूव अवे with velocities in the ratio of 8:27. Okay, the ratio of the radii of the nuclei, ठीक है, assume to be spherical। वो तो नहीं भी बोलता तो spherical ही मानते। तो जब ब्रेक होता है जी, तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, क्योंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। आप लोग जानते हैं m1v1 = m2v2, ये सब आप समझ रहे हैं। तो मास भी जो होगा वो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो v का रेशियो दिया 8:7, तो मास का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 27:8। ठीक है, और चूंकि रो कांस्टेंट होता है न्यूक्लियस में, आपको बताए थे जी कि कोई भी न्यूक्लियस होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चूंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास अगर ऐसे है तो आर वाला जो होगा ये आर क्यू के ना प्रोपोर्शनल होता है जी। अरे मास ऐसे लिख दो तुम, ठीक है, हम ऐसे डायरेक्ट एक के बार में सोच रहे थे लिखने के लिए, लेकिन चलो इतना हो गया। मास प्रोपोर्शनल है आर क्यू के, तो यहाँ से आर इधर फेंकेगा तो ये हो जाएगा 27/8 पर पावर 1/3। तो ये वाला कितना हो जाएगा 3, ये 2, तो ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:2 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ था नहीं इसमें। दिया हुआ है कि बोथ द न्यूक्लियस एंड द एटम ऑफ सम एलिमेंट आर इन देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। अच्छा हाँ, ये वाला हम आपको बताए थे किसमें, गामा इमिशन वाला में। क्या ऐसा माना जाता है कि जैसे न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट बना हुआ रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के रहने का स्टेट है, वैसा ही माना जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन वगैरह को रहने के लिए स्टेट बना हुआ था जिसमें वो एक्साइटेड स्टेट टाइप का रह सकता है। अरे न्यूक्लियस के बाहर जैसे नहीं होता है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इस ढंग से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, वैसा ही न्यूक्लियस के अंदर भी माना जाता है। वही एक्सप्लेन करता है कि गामा फोटोन क्यों निकलता है। तो जब डी एक्साइट होता है न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन, तो क्या होता है कि गामा फोटोन निकलता है। इसको क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यही बोल रहा है कि न्यूक्लियस को भी आप एक्साइटेड स्टेट में मानिए। तो न्यूक्लियस में भी जब हलचल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि फोटोन निकलेगा और वो फोटोन गामा फोटोन होगा। कह रहा है कि दे गेट डी एक्साइटेड बाई इमिटिंग फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ λn, λa रिस्पेक्टिवली। अच्छा, न्यूक्लियस वाला जब डी एक्साइट होगा तो वेवलेंथ निकलेगा λn, और जब क्या कहता है उसको, एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा न्यूक्लियस के बाहर तो फोटोन निकलेगा किस वेवलेंथ का, λa का। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है रेशियो बताइए λn और λa का। तो समझना, एक क्या होगा कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर कौन निकलेगा, फोटोन निकलेगा। और एक न्यूक्लियस के अंदर भी बोल रहा है, तो न्यूक्लियस में भी जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। तो ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर से जो निकलता है ये कौन होता है, गामा रे होता है या गामा फोटोन होगा। ठीक है, तो इसका एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका एनर्जी जो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और इसका जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम ही नहीं बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस रेंज में होता है। ठीक है, तो एनर्जी का रेशियो किस में बोल रहा है, न्यूक्लियस और बाहर वाला, ठीक है, एटम वाला। तो वो पूछ रहा है लैम्डा का, लेकिन हम पहले एनर्जी का निकाल रहे हैं। तो न्यूक्लियस से जो निकलेगा रे और बाहर वाला जिसको आप इंडिकेट किए हैं ए, एटम वाला, ये न्यूक्लियस में जब डी एक्साइटेशन होगा तब एनर्जी निकलेगा, और ये वाला
जब एटम में डी एक्साइटेशन होगा तब एनर्जी निकलेगा। तो इसका रेशियो अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और 5, 10, 15 जो भी होगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेगा बच गया। तो एनर्जी का आ गया ये वाला, तो वेवलेंथ वाला उल्टा होगा, तो यहाँ होगा लैम्डा एन बाई लैम्डा ए। तो एनर्जी का रेशियो ये वाला है, तो लैम्डा का रेशियो तो उल्टा होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बाई मेगा, मेगा बोले 10⁻6, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 10⁻⁻6 के, ठीक है। ये आपको क्लास में बताया था छोटो कि न्यूक्लियस में जब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, तो जब डी एक्साइट होगा तो गामा फोटोन निकलता है जिसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है, और इधर निकलेगा तो 5, 10, 15, 20 इस टाइप का, मतलब क्या कहता है उसको, एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले, आप यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते तो यहाँ हो जाता है कितना 10⁵, तो यहाँ 10⁵ होता 10⁻⁵, तब भी पकड़ा जाता। तो 10⁻⁵ भी होता तब भी यही मारते, 10⁻⁶ है तब भी यही मारते। वो तो जब भी डाटा नहीं दिया हुआ रहता है ना, तो वो गैप करके देता है कि आप कुछ भी मानिएगा तो ये अप्रोक्स में पकड़ा जाएगा। जिसका 10⁻⁴ भी आता तब भी यही मारता, तो वो आप समझ रहे होंगे 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7 इस ढंग का किस आएगा, तो यही वाला मारा आएगा, ठीक है। वो ऑप्शन जान करके दूर सेट करता है। इस ढंग का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। एक वो भी था कि कितना से वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए इलेक्ट्रॉन को या अल्फा को कि ये वाला रे निकले, मान लिया जाए कि अल्ट्रावायलेट निकले या एक्सरे निकले, तो उसमें भी ऑप्शन दूर दूर करके देता है 10 वोल्ट, फिर बहुत ज़्यादा गैप करके वोल्ट, तो उसमें भी अप्रोक्सीमेशन करना हम आपको सिखाए थे। तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा आपको, ठीक है, क्लियर होगा। दिया हुआ है एट सम इंस्टेंट ए रेडियो एक्टिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी 5 माइक्रोक्यूरी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज another sample S2 which has an activity of 10 microcurie. Okay. The half lives of S1 and S2 are, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 सैंपल है, एक S1 है और एक क्या है S2 है। इसका जो है वो दिए हुए है कितना एक्टिविटी 5 माइक्रोक्यूरी, इसका दिए हुए है 10 माइक्रोक्यूरी, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जितना भी न्यूक्लियाई होगा उसका डबल न्यूक्लियाई यहाँ पर, तो आपको हाफ लाइफ पूछ रहा है क्या क्या होगा। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि एक्टिविटी जो इसका 5 माइक्रोक्यूरी ये बराबर हो जाएगा λ1 इंटू N1 के, तो N1 हो गया 2N0, और इसके हिसाब से जो 10 माइक्रोक्यूरी है वो बराबर हो जाएगा λ2 इंटू ये वाला हो जाएगा N0। तो इस दोनों का आप क्या करिएगा रेशियो लीजिएगा, तो ये हो गया 1/2, ये बराबर हो गया 2λ1/λ2, तो λ1/λ2 ये बराबर हो गया 1/4 के। तो वो रेशियो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या हो सकता है। तो यहाँ से एक तरह से तो ये लैम्डा का ना है, आप पूछ रहा है हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो लैम्डा का इन्वर्सली होगा, तो T1/T2 जो होगा ये उल्टा हो जाएगा 4, इसका मतलब T1 जो है वो 4T2 के बराबर होगा। तो दूसरा का हाफ लाइफ जितना होगा उसका 4 टाइम्स पहला वाला होगा, तो दूसरा का जो हाफ लाइफ है उसका 4 टाइम्स है, नए है 4 टाइम्स है, नए है। दूसरा का जो हाफ लाइफ है उसका 4 टाइम्स है, यहाँ है। दूसरा का हाफ लाइफ है उसका 4 टाइम्स ही है, नए है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V टू हीट ए मेटालिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्स रेज। अच्छा, ये कूलिज ट्यूब का बात करा है, ठीक है, जिसपे V वोल्ट से एक्सीलरेट करते थे और टकरा करके एक्सरे प्रोड्यूस करता था, कंटिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस करता था। इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूस एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हाँ, कूलिज ट्यूब में मेन रूप से कंटिन्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ कुछ होता है, ये बात सच है। इफ लैम्डा मीन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इन द स्पेक्ट्रम, तो लैम्डा मीन कंटिन्यूस वाला होता है, हम लोग को याद है लैम्डा मीन इक्वल टू h/e भी होता है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ लॉग आई मीन विथ लॉग v
आई मनी इंटेंसिटी नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। आई मीन टाइप का तो कुछ नहीं होता। विथ लॉग भी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन लॉग। अच्छा, ये एक्चुअली लगता है गलती से लिखा गया। देखो यहाँ पर बोल रहा है लॉग लैम्डा मीन और लॉग भी का, यहाँ पर आई मीन नहीं होगा, लॉग लैम्डा मीन विथ लॉग भी का हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ठीक है, वो लॉग लैम्डा मीन है। तो ग्राफ बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो लैम्डा मीन हम लोग को पता है किसके बराबर होता है, एच सी बाई ई भी के बराबर होता है। तो आपको लॉग लिए हुए तो यहाँ लॉग लिख लीजिए। तो लॉग लैम्डा मीन, यहाँ भी लॉग लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, लॉग एच सी बाई ई माइनस लॉग भी, हमको लॉग भी को एक साथ रखना था क्योंकि उसको जब एक्स पुट करना है। तो ये वाला तो हो गया क्या, बाई, और ये वाला हो गया एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस ये वाला सी टाइप का हो गया। तो सबसे पहले तो स्लोप निगेटिव होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जीरो, स्लोप निगेटिव, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन, ये बचा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं था, बहुत बहुआ टाइप का सवाल था। दिया हुआ है ए पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स विथ ए पार्टिकल b ऑफ मास m/2 विच इज एट रेस्ट, ठीक है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा a टू लैम्डा b आफ्टर द कोलिजन इज। तो देखिए इसमें तो क्या है कि इसका मास कितना दिया हुआ है, m है, और इनिशियली ये v से चल रहा था, ठीक है। तो वो टकराता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, और इसका मास कितना है, m/2 है, और ये किस में था, रेस्ट में था। तो टकराने के बाद वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब टकराने के बाद पहले वेलोसिटी तो हम लोग निकाल ले। तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 डैश का, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v और प्लस समथिंग इंटू जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो v1 डैश जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, m/2 हो गया ना, m/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v/3। तो इसका वेलोसिटी हो गया कितना, टकराने के बाद v/3 हो गया। और उसका वाला निकालना है, तो अब चलिए ना मोमेंटम कंजर्वेशन ही डायरेक्ट करते हैं। तो नेट मोमेंटम शुरू में इतना था और उसका तो जीरो था, तो बाद में इसका मोमेंटम हो गया m इंटू v/3 इस डायरेक्शन में, इसका भी उस डायरेक्शन में मान लेते हैं v डैश, मैंने v2 डैश, तो ये हो जाएगा v2 डैश। तो शुरू में मोमेंटम इतना था, बाद में इसका वेलोसिटी फार्मूला से निकाल लिए थे इतना प्लस m/2, इसका मान लिए कुछ, टकराने के बाद इसका v1 डैश हो गया m वाला का, और m/2 वाला का मान लेते हैं कि v2 डैश है, ठीक है। तो यार जैसे करो, यहाँ 4-5 मेथड है डील करने का, ठीक है, जैसे कर लो। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो इसको करोगे तो हो गया 2v/3, ये हो गया v2 डैश बाई 2। तो ये v2 डैश किसके बराबर हो गया, 4v/3। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात किया है, तो टकराने के बाद तो लैम्डा a बाई लैम्डा b, तो h/p होता है, तो ये उल्टा होगा। तो p मतलब mb/vb बाई ma/va, h/p होता है ना, यहाँ भी h कट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इतना हो गया। तो देख लीजिए दिया हुआ है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मोलिक्यूल आर शोन इन दी फिगर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स आर इक्वल टू λ1 बाई λ2 इज गिवन बाई, अच्छा वेवलेंथ का रेशियो करा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी गैप अगर आप देखिएगा तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है कितना का है, तो वहाँ पर -e है, यहाँ -2e है। इसका मतलब क्या हो गया कि गैप जो है वो e का है, ठीक है। तो
तो ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 1 के, ठीक है। और इसके बीच में गैप कितना है, तो ये माइनस ई है, ये 4/3 ई है माइनस में, तो इसके बीच में गैप तो बताए थे ना कि जो दोनों नेगेटिव रहता है तो मैग्नीट्यूड का गैप ले लेते हैं, तो ये हो गया E/3 हो गया। तो E/3 जो है वो बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 2 का, इसका रेशियो ले लीजिए, तो ये हो गया 3 और ये ऊपर चल जाएगा, तो लैम्डा 2/λ1। आपको लैम्डा 1/λ2 पूछ रहा है, तो लैम्डा 1/λ2, तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो लैम्डा 1/λ2 हो गया 1/3, जिसको आर बोल रहा था, आर का वैल्यू 1/3 हो गया, टी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें, ये 15 है। चलिए 16 देखते हैं। दिया हुआ है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विथ ए हाफ लाइफ टी डिकेज इनटू ए न्यूक्लियस बी, ठीक है। मतलब ए जो है वो किस में डिके हो रहा है, बी में, और हाफ लाइफ जो है वो टी दिए हुए, ठीक है। फिर बोल रहा है एट टी इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस ऑफ बी, यह नहीं था, केवल यही होगा। एट सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 0.3, ठीक है। तो टी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो शुरू में इसका मान लेते हैं कि n नोट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ये टूटा, ये वाला क्या हुआ, टूटा, तो टूट कर कर करके मान लिया जाए कि x इधर गया, तो ये n नोट माइनस एक्स बचा, ये x बचा। तो बोल रहा है कि इसका रेशियो जो है b टू दैट ऑफ a, मतलब b वाला का और a वाला का जो रेशियो है, इसमें x टूटा है तो x बना होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि b और a का जो रेशियो है वो कितना है, 0.3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.3 n नोट माइनस 0.3 x, तो यहाँ से हो गया 1.3 x इक्वल टू 0.3 n नोट, तो x का वैल्यू हो गया 3/13 n नोट, ये हो गया। उसके बाद टाइम के बारे में बात कर रहा था, टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताए थे ना कि फिजिक्स से बेहतर होता है फिजिकल केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला लगा देना। तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लॉग दिया हुआ है ना, तो लॉग में तो देखिए लॉग है तो 2.303 वाला होना चाहिए था। तो चलो टी का वैल्यू हो जाएगा 1/k, तो k नहीं दिया हुआ है, टी के टर्म में दिया है, तो इसको लिखेंगे ln2/λ, सॉरी ln2/t। अरे फिर से एक बार करते हैं, देखो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला तुम चूँकि टाइम निकालना है तो बेहतर है फिजिकल केमिस्ट्री वाला लगा दो। तो टी का वैल्यू होता है 1/k, वहाँ पर k जो होता है वो यहाँ पर कौन है, लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो ln2/t, तो हो गया 1/k ln इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n नोट बटा फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है n नोट माइनस x है, तो n नोट माइनस x के जगह पर हो जाएगा 3 n नोट/13। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिजिक्स वाला करिएगा n इक्वल टू n नोट माइनस लैम्डा टी वाला, तो क्या होगा कि आपको लॉग लेना होगा, इसे डायरेक्ट ये हो गया, तो ये t ऊपर चल गया। और देखिए वहाँ पर दिया है लॉग में सबको, तो जब सबको लॉग में दे तो इसको खोलिएगा तो हो जाएगा 2.303 log 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2.303 log, और n नोट से n नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया 13 और यहाँ पर बच गया 10, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो t का जो वैल्यू आ गया वो आ गया कितना देख लीजिए, t log 1.3/log 2, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, log t log 1.3 log 2 मैच कर जा रहा है इससे, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताए थे कि अगर ऐसा दे दिया तो ठीक है, इसको ऐसे भी कर दे सकता था, ये वाला तो मैच कर गया, ऐसे भी कर सकता था कि लॉग ये है लॉग ये है,
तो आपको बता, तो यहाँ बेस 10 ना है जी, तो इसको ऐसे भी लिख दे सकता था जी 1.3 और 2, तो ऐसे करके देता तो बहुत सारा बच्चा को दिक्कत रहता। आपको यहीं छोड़ दिया है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आपको बताए थे ना ये खुल जाता है, तो ये log 2 हो जाएगा। बेस में कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पर हम इसको खोलने के लिए बताए थे, यहाँ तो बेस 10 है, ठीक है। तो ऐसे दिया नहीं है, ऐसे भी दे सकता था, तो आपको नहीं दिया है, छोड़ दिया है। अगर ऐसे देता तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पहुँचने के बाद मार नहीं पाता, तो आप समझ रहे होंगे। दिया हुआ है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज v when light of frequency n falls on a metal surface, ठीक है। if the incident frequency is increased to 3n the maximum velocity of the ejected photo electrons will be। इस ढंग के क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन किए। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एच न्यू माइनस फाई के। तो बोल रहा है कि पहले n फ्रीक्वेंसी था 3n हो गया। देखो समझना, ये वाला 3 टाइम्स हो गया, और ये वाला अगर 3 टाइम्स हो करके घटता तो ये वाला 3 टाइम्स हुआ था, तो समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये 3 टाइम्स हुआ है और ये 3 टाइम्स नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास में हम सब कुछ करवाए हुए हैं जी, कि ये वाला जो हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो अगर ये भी 3 टाइम्स हो करके घटता तो ओवरऑल ये 3 टाइम्स हो जाता। लेकिन ये 3 टाइम्स हुआ है, लेकिन ये 3 टाइम्स हो करके नहीं घटा, ठीक है, कम ही घटा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला है जो कि मोर देन 3 टाइम्स। ये क्लास में हम चर्चा कर दिए हैं, पूरा विस्तार से किए हैं चर्चा। तो ये वाला मोर देन 3 टाइम्स है, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो ये वाला नीचे गिरेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि भी जो है वो ये इधर आएगा, तो ये 3 टाइम्स से ज़्यादा है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स से ज़्यादा। क्लास में हम इसको चर्चा किए हैं जी पूरा विस्तार से, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास में हम सब कुछ बताएं, लैम्डा तैम्डा, ठीक है। यहाँ पर प्लस भी अगर जो रहता तो मैथ में कैसे सोचा जाता है ये सब कुछ हम बता चुके हैं। फिर इसका शॉर्टकट भी हम बताए थे। शॉर्टकट क्या बताए थे आपको, कि एनर्जी जितना टाइम्स ज़्यादा होगा फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा होगा। और अगर जो फोटोन का एनर्जी कम होगा तो जितना टाइम्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उससे ज़्यादा टाइम्स कम होगा। ये दोनों केस हम रटवा भी दिए थे। बाकी ये कैसे हुआ था ये भी क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है ए लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर इज यूज्ड टू बिल्ड रेटिना डिटैचमेंट, ओके। if a laser pulse of width 60 millisecond and power this kilowatt is used। अच्छा, लेजर उतना देर तक किया गया है इतना पावर का, तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फोटोन पल्स में कितना होगा, ठीक है। तो लेजर है वो तो लाइट है, तो उसमें क्या होगा कि फोटोन होगा, तो कितना एनर्जी टोटल गया, तो P × T, तो P दिया हुआ है इतना किलोवाट, तो P हो गया इतना, ठीक है, और T हो गया 60 मिली बोले तो 10⁻³ तो P × T माने ये E टोटल हो गया। तो इतना टोटल लाइट गया, तो इसका मतलब वो बराबर होगा किसके, तो अगर n फोटोन हम मानते हैं तो हो जाएगा n × एक फोटोन का एनर्जी, P × T टोटल इतना एनर्जी गया, तो उसमें अगर n फोटोन होगा तो P × T का वैल्यू n × h/λ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा। 660 नैनोमीटर है तो यहाँ हो जाएगा 10 एंगस्ट्रम, सब बतैले हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप, इसमें तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कह रहा है, तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया 6×5 = 30, तो ये हो गया 30 × 66/124, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁴
19, ठीक है। इसी को कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से 10 कर दीजिए पहले, तो ये 2 से हो गया 8 बार में, 2 से हो गया ये 15 बार में, ठीक है। तो एप्रोक्स ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एप्रोक्स आप देख रहे होंगे कि अगर 120 रहता तो 8 बार में हो जाता, ये 8 बार से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 120 रहता तो 8 आता, 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और 8 8 64 है, ठीक है। तो अगर ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, समझ ना, 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया, और ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 64 को हम 66 भी कर सकते हैं। तो अप्रोक्स ये कैंसिल हो गया, तो n अप्रोक्स ये हो जाएगा कितना, 10⁻20, ठीक है। तो अप्रोक्स में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा का हल करिएगा, ऐसे ही करिएगा, ठीक है। कर भी सकते थे, और कैलकुलेशन करना है तो फिर 4 4 से काट करके करिए आप, जो करना है। तो n कितना हो गया, अप्रोक्स 10⁻20 हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। हो गया। 19 देख लेते हैं। 19 में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द टाइम एवरेज्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर that is nucleus of a hydrogen atom due to the motion of electrons in the nth orbit is proportional to, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है। तो बताए थे कि कोई भी चीज़ करेगा तो उसको V और R तक ले जाएंगे, उसके बाद खोल देंगे। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो B का वैल्यू आपको पता है कि कितना होता है, Q ओमेगा बाई, सॉरी B के बारे में बात कर रहे हैं, आई पहले बताए थे ना कि इसको आप क्या करिएगा ना, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आप मान लीजिएगा कि करेंट घूम रहा है एक तरह से, तो करेंट तो हो जाएगा Q/T, और T को खोल दीजिएगा 2π/ओमेगा, समझ आ रहा है। करेंट हो जाएगा ना Q/T, और T खुल जाएगा किस में, 2π/ओमेगा, तो ओमेगा चल जाएगा। तो ये वाला हो गया करंट। आपको क्लास में हम सब कुछ करा चुके हैं कि कुछ भी कहे निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले घिसते घिसते उसको V और R के टर्म में ले जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे कि V और R में फॉर्मूला मार देंगे। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth स्टेट में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पहले हम इसको करंट बना लेते। क्लास में बताएं जी, यहाँ से 3 4 टाइप निकलता है करंट। पहले तो यह पूछ दिया कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, उस टाइप का क्वेश्चन। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो करंट निकल गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा μ0I/2R। तो ये सब तो प्रोपोर्शनल ना पूछ रहा है, तो B प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई। तो आई तो यहाँ से इसको V और R के टर्म में लिख देंगे, तो Q और ओमेगा की जगह पर हो जाएगा V/R, तो 2πR, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल वाला में Q और 2π ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे V/R, और यहाँ भी R है, तो ये R² हो गया। तो V किसके बराबर होता है, C/137 × Z/n, तो ये हो गया Z/n के प्रोपोर्शनल। R होता है किसके, n²/z, तो n² का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब B प्रोपोर्शनल हो गया n⁴ और एक नीचे और आया है n, तो कितना हो गया n⁵। Z के बारे में बात करता तो ये हो जाता ZQ/n⁵। तो Z के बारे में तो बात कर नहीं रहा है, तो B प्रोपोर्शनल हो गया 1/n⁵, या इसको करिए तो n⁻⁻5 के, ठीक है। तो इसी ढंग से आप कर लीजिएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। और अगर इतना नहीं करिएगा तो आपको हम एक रिजल्ट बताए थे कि अगर तेज़ी में बनाना है
तो आपको याद है कि अगर करंट घूमेगा तो आपको डायरेक्टे बता दिए थे कि याद रखिएगा कि आई प्रोपोर्शनल होता है n⁻³ के। तो जिसको ये याद होगा तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये हम क्लास में बताए थे छोटू कि इसलिए बताते हैं ना कि आई याद कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछे, मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये पूछे, समझ आ रहा है कि नहीं, या टॉर्क पूछ दे, इस पर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया गया है तो टॉर्क पूछ दे, कुछ भी पूछेगा तो आई का ज़रूरत होगा। तो या तो तुम आई को कैलकुलेट करो उसके बाद पुट करो, या अगर तुमको ये वाला याद है तो फिर बच्चा ऐसा सवाल है कि आई ये तुमको याद रहता है तो बी का वैल्यू कितना होता है μ0I/2r, तो ये सब तो कांस्टेंट है। तो आई प्रोपोर्शनल हो गया n⁻³ के, और r होता है जो n² होता है, माने यहाँ n², ये ऊपर जाएगा तो n⁻⁵ होगा। तो ये याद करने का यही फ़ायदा होता है, ये क्लास में हम आपको बता चुके हैं। क्यों बताए थे एक बार फिर से बोलते हैं, क्योंकि आई अगर याद रहा तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इससे फ्लक्स कितना पास होगा वो पूछ लेगा, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दीजिएगा तो टॉर्क कितना लगेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो उसमें आई आपका हेल्प करेगा। तो जिसको याद रहेगा वो तेजी में बना लेगा, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे घिसते 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 आई मतलब भी और आर के टर्म में लाएंगे और उसके बाद उसको पुट कर देंगे। ठीक है, एक ढंग से और इसको बनाया जा सकता है, डायरेक्ट चार्ज के कारण निकाल लेंगे μ0/4π, बताए थे ना μ0/4π∗, ऐसे करके, मैंने अरे यार चार्ज जब मूव करेगा और इसका वेलोसिटी v है मान लो, तो r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा μ0/4π∗ v×r/r3, तो यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपको b का वैल्यू कर लीजिएगा आप, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके v/r² के। अब v किसके बराबर होता है z/n, तो इसका z/n माने n पर पावर -1 के प्रोपोर्शनल हो गया v, और ये r होता है n²/z, तो n², तो ये हो जाएगा n⁵, तब भी आ जाएगा। ऐसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे ही पहुंच जाओगे, देख लो। ठीक है, ऐसे आई वाला हम इसलिए बताते हैं कि यहाँ 3-4 चीज़ खुलता है, तो हैबिट बना लो कि वैसे करते हैं, अदरवाइज देख लो जैसे करोगे वैसे चलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, दिया हुआ है 2 न्यूट्रॉन्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज, और कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको बताए थे जी कि डाटा देता है या तो बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लास में ही बोले। ठीक है, फॉर ड्यूट्रॉन इक्वल टू दिस एंड फॉर हीलियम इक्वल टू दिस, तो ड्यूट्रॉन मिला है। ठीक है, तो ये वाला है जो कि मिला है, और ये क्या बना लिया हीलियम, ऐसा बना लिया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट वाला में से इसका बाइंडिंग एनर्जी घटाते हैं, तो Q वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो हीलियम का दिया है कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितना दिया है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है एक न्यूक्लियन के लिए, वैसा वैसा इसमें कई न्यूक्लियन है 4, तो इतना माइनस इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के लिए ड्यूटेरियम के लिए कितना दिया है, तो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक न्यूक्लियन के लिए। तो ड्यूटेरियम में कितना है 2 है, तो ये इतना हो गया एक ड्यूटेरियम का, वैसा वैसा 2 ड्यूटेरियम मिल रहा है, तो प्रोडक्ट वाला सॉरी रिएक्टेंट वाला का इतना हो गया बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट वाला की इसी को कर लीजिएगा। तो ये हो गया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4 हो गया ना जी, हाँ तो 4 हो गया, तो इसको इधर करिएगा तो हो गया 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कितना हो गया 4 गया 24, तो ये हो गया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो 21 देख लेते हैं, दिया हुआ है
इमेजिन दैट ए रिएक्टर कन्वर्ट्स ऑल गिवन मास इनटू एनर्जी एंड इट ऑपरेट्स एट ए पावर लेवल ऑफ 10⁹ वाट, ठीक है। द मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर इन द रिएक्टर विल बी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये तो दिए हुए। तो कह रहा है मैंने जो भी एनर्जी को वो क्या करेगा, मैंने 100% एनर्जी बना देगा। मास जो है ना उसको 100% क्या करेगा, वो एनर्जी बना देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, तो बोल रहा है कि कितना मास है जो कि पर आवर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि m मास पर आवर कंज्यूम हो रहा होगा। m किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो ग्राम में हम लेते हैं m ग्राम कंज्यूम हो रहा होगा। तो m ग्राम है तो ग्राम को हम लोग केजी में बदल लिए। तो इतना मास है जो कि क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है पर आवर। तो इतना इंटू c², तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर। हम मान लिए हैं m ग्राम पर आवर कंज्यूम हो रहा है। तो 1 आवर में इतना ग्राम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग केजी में बदल लिए। तो m × c² मतलब इतना एनर्जी निकलेगा 1 आवर में, ठीक है। और कह रहा है कि ज़रूरत कितना का है, तो 10⁹ वाट का। तो 10⁹ वाट इंटू टी, तो टी को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 आवर में इतना एनर्जी चाहिए जो कि क्या होगा, मास कंज्यूम होकर करके दे देगा। आप समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं इसमें। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10⁹ इंटू 3600, ये हो जाएगा 9 × 10⁻16, ये हो जाएगा 10⁻³ इसी को डील कर लीजिएगा। तो ये हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻12 होती है, हो जाएगा 10⁻4। तो इससे ये कटेगा तो ये हो गया 100, 9 से हो गया 4 बार में, तो 0.04 ग्राम। m को ग्राम में लिए थे, ठीक है। तो 0.04 या 4 × 10⁻², ग्राम। ये बच्चा टाइप का सवाल था, कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है।